Hello everyone, welcome to Startup Academy. In today's lecture, we would be discussing about idioms, जिन्हें हम मुहावरे भी कहते हैं, और this will be a series of idioms या फिर English general series होगी, जिसके अंदर we are starting with the idioms as you have been just told. और इसके लिए कुछ instructions है पहले कि आपको अपनी एक notebook या कुछ भी कह लो कि practice notebook maintain करके रखनी पड़ेगी. रोज we would be practicing 5 to 10 idioms और उन idioms के sentences भी would be framing. कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा आपको, तो आप रोजाना क्लासेस अटेंड करना. एंड लेट्स बिगिन विद द क्लास. ओके, सो idioms as you have been just told, जिनको मुहावरे भी कहते हैं, तो जनरल इंग्लिश के पेपर में या आपके IES और ISS के पेपर में जो मुहावरे आते हैं वो फ्रेमिंग के लिए आते हैं. दे डू नॉट आस्क यू टू राइट द मीनिंग ऑफ द idioms, दे नीड द सेंटेंसेस टू बी फ्रेम्ड ऑन दोज idioms. तो उन्हीं को बेसिस लेकर चलेंगे. और क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो वी वुड बी कवरिंग जस्ट 5 idioms. आई जस्ट नीड व्हाट आई वांट यू डू इज कि आप नोटबुक निकाल के रखो एंड कीप ऑन राइटिंग व्हाट यू हैव बीन टोल्ड. एंड आई प्रॉमिस यू कि जितना आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको क्लास में याद हो जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेंगे. Alright, so beginning with the first idiom that we are starting with. I would be writing the idiom first, and then I would be writing its meaning. So the first one is a cold fish. अब कोल्ड फिश का मतलब होता है कोई भी अनफ्रेंडली बिहेवियर वाला, जिसको फीलिंग समझ में नहीं आती, वैसा कुछ. तो वी कैन राइट इट एज लाइक अनफ्रेंडली. ठीक है, ये हो गया आपका इडियम और ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ दैट इडियम. अ कोल्ड फिश जिसका मतलब हो गया अनफ्रेंडली. नाउ वील स्टार्ट फ्रेमिंग द सेंटेंसेस जो ISS सच में चाहता है हम करें. ठीक है, तो फॉर द सेंटेंस लेट्स फ्रेम द फर्स्ट सेंटेंस. After the breakup, Rohit became a cold fish, shutting himself off from his family and friends. ठीक है, तो द idiom was a cold fish. मीनिंग सीखा हमने क्या, अनफ्रेंडली नेचर वाला, मतलब कुछ हो गया था तो इस वजह से थोड़ा अनफ्रेंडली हो गया. अब हमने सेंटेंस क्या बनाया कि रोहित था जिसका ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के बाद वो क्या बन गया, कोल्ड फिश बन गया. कोल्ड फिश बन गया मतलब कि उसे किसी की फीलिंग्स अब समझ ही नहीं आएंगी, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहेगा. कैसे बात नहीं कर रहा, बिकॉज ही हैज स्टार्टेड शटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स. एक और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाए. सो द सेकेंड सेंटेंस इज सेकेंड सेंटेंस कुड बी कि आपका कोई नेबर आया है, आप उससे बात करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे. ठीक है, क्योंकि वो कोल्ड फिश टाइप ऑफ नेचर का है. तो इट कैन टर्न इनटू अ सेंटेंस लाइक दिस. शी tried to get to know her neighbor, but he, being a
cold fish never initiates a conversation. अब एग्जाम में आप लिख दोगे, ठीक है, एग्जाम में आप लिख दोगे, सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम कर दोगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है इज टू अंडरलाइन व्हाट यू हैव यूज्ड. हियर आल्सो वी हैव यूज्ड अ कोल्ड फिश. ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट idiom ऑफ द डे, मीन unfriendly, and we have framed two sentences as well. So you may copy it down or you can pause a video, take a screenshot, and let's begin with the second one. A hot potato, a difficult situation to deal with, या फिर कह लो कोई भी controversial situation. Controversial situation मतलब a hot potato, another idiom, जो कह रहा है कुछ भी ऐसी डिफिकल्ट सी सिचुएशन जिसको डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है फॉर द पब्लिक या किसी के लिए भी, और कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन. ठीक है, अब कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के लिए आप सेंटेंसेस बना सकते हो कैसे. कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है, इन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर सेंटेंसेस आप फ्रेम कर दोगे, बढ़िया बात है. पर क्योंकि पेपर कौन चेक करेगा, यूपीएससी चेक करेगा, तो सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम करना कि आपके क्वेश्चन के ऊपर या फिर जो आपने आंसर लिखा है उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए. ठीक है, ओके, नाउ वी फ्रेम अ सेंटेंस. जैसे पहला सेंटेंस व्हाट वी कैन फ्रेम इज, सेंटेंस कुड बी ओके, देयर was a hot potato the proposal to build a building in the city was a hot potato, as was a hot potato as neighbors and environmentalists were raising concerns. तो हमने idiom क्या पढ़ा, idiom will be your hot potato, जिसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी ऐसी डिफिकल्ट सी सिचुएशन जिसको हम डील करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन जिसका सेंटेंस हमने क्या बनाया, सेंटेंसेस
The proposal to build a building in the city was hot potato as neighbors and environmentalists were raising concerns. अब यहाँ पर मेन चीज जो आपको अंडरलाइन करनी है, दैट इज a hot potato that you have used in your sentence. Now your homework is coming. Homework will be to frame a sentence. Easy peasy task. A cakewalk for you. Okay. अब होमवर्क चूंकि क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो वेयर यू विल बी सेंडिंग योर होमवर्क, यू विल बी कमेंटिंग योर होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. All right. Now moving on to the third one. Let's change the pen. ऑल आइज. ऑल आइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल सिचुएशन, मतलब कि देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है. तो इफ़ यू गो टू सर्टन से रिहर्सल्स में चले जाते हो या फिर किसी प्रोग्राम में चले जाते हो जो कि आपकी आंखों को देख के बहुत अच्छा लगता है, तो फॉर दैट यू कैन यूज दिस टर्म दैट इज ऑल आइज. ठीक है. ऑल्सो इंग्लिश की एक और चीज़ होती है, until and unless you are bringing all the things that you have learned into your नेचुरल हैबिट ऑफ स्पीकिंग, तब तक याद नहीं होगा. तो कोशिश करो बोलने की एंड इन सबको यूज़ करने की अपने जनरल डे टू डे लाइफ में. ठीक है. तो ऑल आइज मतलब समथिंग दैट इज वेरी वॉचफुल और वॉचिंग ईगरली. कि देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. तो what can be the what can be the sentence according to you guys? For sentence we can frame a sentence, say all eyes were on stage when the famous singer took microphone and began his performance. मतलब जितने लोग आए थे देखने के लिए, सब लोगों की आंखें कहाँ थी? सिंगर पर थी. ऑल आइज वर ऑन द सिंगर. कब? जब सिंगर ने क्या लिया? माइक्रोफोन दिया एंड ही स्टार्टेड with his performance. So you can frame a sentence like this. Another homework coming for you guys. Homework is to frame a sentence. और फ्रेम करके लिखना कहाँ पर है? पहले तो अपनी नोटबुक में लिखना है, और दूसरा फ्रेम सेंटेंस कहाँ लिखना है? कमेंट में लिखना है. जो कमेंट सेक्शन बना हुआ है उसके अंदर लिखना है. ठीक है. तो दिस इज अ इजी पीजी टास्क. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ वन. देखो इतनी जल्दी जल्दी 3 कर लिए, सीख भी लिए विथ फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ वन. फोर्थ वन सेज अ वुल्फ क्राई. अच्छा, जब हम ये वाला कर लेंगे तो देयर विल बी समथिंग हैज टू बी रिवील्ड अबाउट दिस वन. सो पहले कर लेते हैं, फिर रिवील कर देंगे. अब वुल्फ क्राई मतलब कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर हेल्प और सीकिंग फॉर हेल्प. तो कह लो कि डिमांडिंग एंड अननेसेसरी हेल्प. अब इसको याद कैसे रखा जाए? आपने कहानी सुनी होगी बचपन में. कौन सी वाली? जल्दी बोलो. भेड़िया वाली कहानी. जो छोटा बच्चा था, भेड़िया बुलाता था, वो वाली कहानी से आप याद कर सकते हो. तो डिमांडिंग अननेसेसरी हेल्प. अब इसके लिए व्हाट अ सेंटेंस कुड बी फ्रेम्ड इज, आजकल बहुत हो रहा है जैसे सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी बोलते हैं इन ऑर्डर टू सीक योर अटेंशन
और फिर आफ्टरवर्ड्स दे रिवील दैट दैट वाज वी वर जस्ट प्रैंकिंग एंड ऑल। तो उस चीज़ के ऊपर यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया वाला तो वहाँ पर चेक करेगा नहीं, तो चल जाएगा। चलो ठीक है, फ्रेम कर देते हैं सेंटेंस। क्या? यू शुड नॉट cry a wolf about your minor issues because no one will trust you when something big really happens। ठीक है, पहला तो ये लिख सकते हैं। दूसरा, एज आई जस्ट टोल्ड यू, सोशल मीडिया के ऊपर लिख दो। पहली बात, क्राई अ वुल्फ हैज टू बी अंडरलाइंड। दूसरा क्या लिखो? इन दिस एरा ऑफ social media, people cry a wolf about fake emergencies। So, इसके बारे में क्या सीखा? पहला, टू क्राई अ वुल्फ, क्या हुआ इसका मीनिंग? डिमांडिंग एंड अननेसेसरी हेल्प, चाहिए भी नहीं, स्टिल वी आर विलिंग टू हैव। अब सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ? सेंटेंस दैट वी हैव फ्रेम्ड इज, you should not cry a wolf about your minor issues because no one will trust you when something big really happens। दूसरा sentence what we have framed up regarding social media। तो in this era of social media, comma, people cry a wolf about fake emergencies। एक और थिंग नोट करने वाली है, जब भी आप cry a wolf के बारे में सेंटेंस फ्रेम करोगे, what you need to see is कि we are always using this term about। तो ध्यान रखना, विद विदाउट ये सब यूज नहीं करना। क्राई अ वुल्फ ऑलवेज अबाउट यूज करवाता है, ठीक है। अब मैंने बोला था कुछ अच्छा है इसके बारे में, क्या अच्छा है? कि ये ISS का PYQ है, जो कि इसी साल आया था, इसी साल, ठीक है। तो इसी बहाने वी हैव प्रैक्टिस द PYQ एज वेल। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना विद स्टार मार्क्स, 2 स्टार बना लेना। 2 स्टार का मतलब हो जाएगा क्या? कि PYQ वी हैव सॉल्व्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, fifth one says fifth one says bank on। bank on मतलब to rely on something or someone, कि किसी का सहारा हो जाए या किसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होना, लाइक दैट ऑफ। तो टू रिलाई ऑन समथिंग और समवन। अब रिलाई का भी मतलब समझ लो, रिलाई का मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो मीनिंग भी साथ साथ लिखते रहना। अब सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए इजी सेंटेंस बना सकते हैं इसके लिए, तो क्या? देखो, यू कैन बैंक ऑन जॉन फॉर योर जॉब टू बी डन on time because he is very punctual। अब बैंक ऑन को अंडरलाइन करना, आप जॉन के ऊपर पूरा रिलाई कर सकते हो
ताकि आपका जो काम है वो टाइम पर हो जाए। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो अभी किया है ये चीज़, ये फिर से पी वाई क्यू किया है। कौन सा पी वाई क्यू है? अगेन 25 का पी वाई क्यू है। फिर से स्टार बना लो 2, और इसका एक होमवर्क भी ले लो। होमवर्क क्या होगा? टू फ्रेम अ सेंटेंस। इसके ऊपर 1-2 सेंटेंसेस बना के रख लेना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वाला है। ठीक है, अब लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वन कुड बी अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन मतलब कि कौड़ी के भाव से जो मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सबके पास है, चलते फिरते सबके पास है। ठीक है, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। अ डाइम अ डजन क्या चीज़ होती है? जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो और इजीली सबके पास अवेलेबल हो जाए। इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस व्हाट वी कैन फ्रेम इज, ओके, टैलेंटेड musicians were rare। rare मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है जो, were rare to find, but with this social media they are a dime a dozen। ऑलराइट, क्या सीखा? पहले बैंक ऑन सीखा। बैंक ऑन कैसे सीखा? टू रिलाई ऑन समथिंग और समवन, और इसका हमने सेंटेंस फ्रेम करा दिया। अब अ डाइम अ डजन मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ जिसकी कोई अपनी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती। इसका जो सेंटेंस फ्रेम किया, कैसा फ्रेम किया? सेंटेंस वाज टैलेंटेड म्यूजिशियंस को पहले ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ करता था, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एवरीवन इज नाउ टैलेंटेड, सो दे आर अ डाइम अ डजन। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड 6 ऑफ देम। पहला क्या कवर किया था, जल्दी से रिवाइज कर लो। पहला कवर किया था अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब कोई भी अनफ्रेंडली सा इंसान। दूसरा जो पढ़ा था दैट वाज अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो पढ़ने के बाद तीसरा क्या पढ़ा था हमने? तीसरा पढ़ा था ऑल आइज। और फोर्थ पढ़ा फिर टू क्राई वुल्फ। और फिफ्थ पढ़ा हमने क्या? बैंक ऑन। एंड सिक्स्थ वाज अ डाइम अ डजन। अ कोल्ड फिश मतलब कोई भी अनफ्रेंडली इंसान। अ हॉट पोटैटो कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन। ऑल आइज मतलब ईगरली किसी चीज को देखना, अच्छे से देखना। टू क्राई अ वुल्फ मतलब कि झूठ मूठ की सिचुएशन क्रिएट कर दो सो दैट यू कैन सीक हेल्प। बैंक ऑन इन विच यू कैन रिलाई ऑन समवन। एंड अ डाइम अ डजन मतलब कोई भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़। अब हो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से मार्क कराए थे? दिस वॉज इम्पॉर्टेंट एंड दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये पी वाई क्यू सेशन से ही लिए गए हैं, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट थे। और होमवर्क इन दोनों के ऊपर तो करना ही करना है, बाकी जो दिया गया है वो भी करना है। सो होप टू सी यू ऑल टुमारो। अपना होमवर्क करके आना और लेक्चर सारे अटेंड करना, टेस्ट सीरीज को पूरा करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।